नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज इनर अवेकनिंग सेंटर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। 25 ग्लोरियस इयर्स ऑफ अट्यूनिंग सो मेनी सोल्स टू रेकी एनर्जी। ये जर्नी शुरू हुई थी डॉक्टर हिना मुल्पानी के साथ, ग्रैंड मास्टर जिन्होंने रेकी एनर्जी से बहुत से लोगों को अट्यून किया और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि रेकी के बेसिक्स क्या है, रेकी क्या है, और रेकी से जुड़ने के बाद लोगों के जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस अब तक के शेयर किया है, बट व्हाई नॉट टू हियर इट फ्रॉम द मास्टर हरसेल्फ। कि बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अगर वो ढूंढ रहे हैं, अगर वो लगातार डेली बेसिस पर एनर्जी से कनेक्टेड है तो कई सवालों के जवाब तो उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन आज का ये सेशन उन लोगों के लिए है जो या तो अब तक रेकी से जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें पता चले दैट व्हाट रेकी इज, और उनके मन के कुछ अनसुलझे सवाल जो मैं उनके बिहाफ पर मैम से पूछूंगी। कुछ उन लोगों के लिए है जो शायद बहुत समय पहले रेकी से कनेक्ट हुए हैं बट अब रेगुलर बेसिस पर अगर कनेक्टेड नहीं है, सो दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर देम। और बाकी उन सभी लोगों के लिए जो कनेक्टेड है लेकिन अगर कहीं पर भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, सो हियर वी आर आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट रेकी फ्रॉम द रेकी ग्रैंड मास्टर। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर हिना मुल्पानी का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर 25 glorious years. Thank you. Thanks to Reiki Energy. एब्सोल्युटली। तो ये शुरू करने से पहले हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल। जो इंसान रेकी के बारे में कुछ नहीं जानते, आप उन्हें क्या कहेंगे? व्हाट इज रेकी? This simple. We all believe in one power. लोग उसे भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, बट जापानीज उसको रेकी बोलते हैं। That is the supreme power which controls the whole universe. जिसकी सत्ता से ये चल रहा है, कब शुरू हुआ, कब तक चलेगा, we don't know. That is mysterious power. The whole universe, Japanese call it as Rei, and the power behind this universe, they call it as Ki. So the word is Reiki. तो अगर हमारी सीधी सादी इंडिया की भाषा में बात करें तो जिसको हम भगवान बुलाते हैं, जिसको हम परमात्मा बुलाते हैं, that is Reiki for Japanese. तो हम लाइफ के मल्टीपल पहलुओं के बारे में बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फिनेंसेस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हेल्थ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सेल्फ ग्रोथ, लव, सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज। आज मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगी, भले ही मैं 12 सालों से कनेक्टेड हूँ, अट्यून्ड हूँ रेकी एनर्जी से, लेकिन आप अज्यूम कीजिए कि आज मैं एकदम लेमैन की तरह आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। कोई बात नहीं। सो बेशक बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है, बट आज का जो संदेश है वो हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए हु इज और इज नॉट अट्यून्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हाउ वुड रेकी हेल्प हर एक पहलू में इंसान को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए? देखो, हर पहलू में ग्रो होने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। आप रिलेशनशिप के लिए कुछ कर लो, आप फाइनेंस के लिए कुछ कर लो, लेकिन अगर आप सही नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे हो जाएगा कि हाँ, एक सुकून मिलेगा कि हाँ मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, बट व्हाट इज द आउटकम? रिजल्ट नहीं मिलती। जैसे सिंपल सी बात कहूँ कि मैक्सिमम लोग अफर्मेशंस करते हैं। अफर्मेशंस उन्हीं की मैनिफेस्ट होती है जो खुद उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे लिए जरूरी ये है कि आप अपनी पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, सो दैट फिर आप फाइनेंस से बात करो, रिलेशनशिप की बात करो, हेल्थ की बात करो। यू शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। हम क्या हेल्थ को लेके अगर बात करें तो आज इंसान के हर आर्गन के लिए स्पेशलिस्ट है। तो जितने आर्गन्स उतने स्पेशलिस्ट। अगर आपका एक आर्गन खराब हुआ, आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। उसका एडवर्स इफेक्ट किसी और आर्गन के ऊपर पड़ा तो आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। तो आखिर एक इंसान कितने स्पेशलिस्ट के पास जाएगा और अपनी ही एक बॉडी के अंदर कितनी सारी मेडिसिन डालेगा? एंड वी ऑल नो दैट एवरी मेडिसिन हैज साइड इफेक्ट। सही बात है। तो क्यों ना हमारे पास एक ऐसी पावर हो अपने ही हाथ में, जिससे मैं अपने आप को पूरी तरह से हील करूं, जिसमें मेरे सब ऑर्गन्स भी आ गए, मेरी ओवरऑल हेल्थ आ गई।
लाइफ का हर एक पहलू आ गया। हमने बहुत से लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते सुना है, बहुत सीवियर डायबिटीज रही, अभी तो रिसेंट में किसी ने बताया कि एकदम डेथ बेड पे थे और वहां से उठकर आए, एकदम हेलन हटी हो गए हैं। तो इतना जो चेंजेस है, जैसे आपने कहा फ्रीक्वेंसी पे बहुत सी चीजें, अगर सरल भाषा में हम कहें तो हर इंसान की अपनी एनर्जी लेवल है, हाँ। ठीक है। तो उस एनर्जी लेवल को पहली चीज तो इंसान को खुद कैसे उसकी जांच पड़ताल हो कि वेदर ही इज डूइंग गुड और ही इज नॉट डूइंग गुड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक तो दुनियादारी की बहुत सारी बातें सुनकर दिमाग में वो एक चीज का फितूर आ जाता है, एंड देन जैसे आपने कहा मल्टीपल लोगों के, और सिर्फ हेल्थ रिलेटेड नहीं है, मेंटली भी हम अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप कोच हो, वो करियर के लिए काउंसलिंग कोच हो। मैं नहीं कह रही कि किसी का प्रोफेशन खराब है या गलत है या व्हाटसोएवर, बट जैसे कि आपने कहा इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि हमको खुद ही नहीं पता है कि हमारे लिए हमें करना क्या है। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि रेकी इस कंफ्यूजन भरी जिंदगी से उभारने में हमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है? बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि जैसे ही आप रेकी से जुड़े आपकी पहचान अपने साथ होगी। यू विल कम टू नो हाउ पावरफुल यू आर। आफ्टर गेटिंग अट्यूनमेंट यू कैन स्टार्ट लिविंग सेल्फ लाइफ विच इज सेल्फ डिपेंडेंट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। फिर आपको अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है कि अभी मेरे को फाइनेंस के लिए कुछ सोचना है तो मैं क्या करूं। एनर्जी विल गाइड यू, क्योंकि है तो हर एक पर्सन एनर्जी ना। हम कहते हैं कि इंसान है, इंसान तो 5 तत्वों का बनाया हुआ पुतला थोड़ी है, सिर्फ मन है उसके पास, बुद्धि है उसके पास, आत्मा है, इन सबका तो जोर इंसान है। तो मन और बुद्धि क्यों दिया परमात्मा ने? पावर से उसमें। हम कहते हैं कि हमारा माइंड पावर कितना यूज किया है। रिसर्च खुद प्रूफ है ना इस बात का कि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट पर्सन, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, रिसर्च, वो भी सिर्फ अपनी 10% माइंड पावर को यूज कर पाया है। तो क्यों ना हम इसे एनहांस करें, किस ढंग से एनहांस करें? तो देयर आर सो मेनी मॉडलिटीज ना। तो हमें क्या देखना है कि जो सबसे ज्यादा इजी हो, जिसमें मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं हो, जिसमें मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट बनने की जरूरत नहीं हो, तो मैं उसको क्यों ना चुनूं। जैसे एक सिंपल सी बात, आजकल ट्रेंड आ गया है मॉल्स का। क्यों जाते हैं लोग मॉल में? क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हम ऐसे एक मॉल में जाए जहाँ पे सब एरियाज हमारी एक ही जगह पे कवर हो। ये भी सही बात है। तो इसमें जो स्टेप्स रखे हैं रेकी ट्रेडिशन ने, वो इसके लिए ही तो रखे हैं कि जिनको अपने सिर्फ बॉडी लेवल का फायदा चाहिए कि मेरे 5 एलिमेंट्स बैलेंस रहे, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, दे कैन डू लेवल 1, फिर बैठ जाते हैं आराम से, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, जो बीमारियां थी वो गायब हो गई, उन्होंने खुद से हील कर लिया। लेकिन जिनको लगता है कि उससे पड़े क्या है, देन दे गो फॉर रेकी 2। दे वांट टू एक्सपीरियंस हाउ आवर माइंड is controlling and now how we can control our mind. That is how to become master of our mind. So Reiki 2 is not a joke. There you are getting attuned with the higher energy where you can travel beyond time and space. And those who are practicing daily, they are experiencing miracles in their life. That is true. And level 2 के बाद? Level 2 के बाद then gap आता है, फिर आप mind के ऊपर काम करो, and mind आपको इतना easily छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इतनी प्रोग्रामिंग माइंड की इतने सारे लोगों ने करी है बचपन से लेकर, तो वो इतना जल्दी नहीं जाता है ना। तो उसके लिए 6 मंथ्स का मिनिमम गैप चाहिए जहां पे आप अपनी माइंड के ऊपर काम करके उसके मास्टर बनो। देन यू कैन गो बियॉन्ड दैट, दैट इज बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड, दैट इज टू नो हु यू आर, which cannot be answered by Google, even ChatGPT, or even whatever name you can give. New latest technology, AI. So what I suggest that instead of using AI, better you use UI. What is UI? Universal Intelligence. जो इंसान ने AI डेवलप किया तो उसकी माइंड में किसी पावर ने वो दी ना आइडिया, तो क्यों ना डायरेक्ट उस पावर से ही आप कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड आप गूगल से नहीं यूनिवर्स से करो। बिल्कुल सही बात। इसमें एक चीज़ और आती है कि ये भी एक चीज़ सुनी सुनाई है कि, और सही भी है कि लोगों से मांगने से बेहतर है उससे मांगो जो ऑलरेडी सबको दे। बिल्कुल। बट बहुत से लोगों का एक स्केर्सिटी माइंडसेट होता है कि मुझे तो इतना ही मिल सकता है, मुझे तो उतना ही मिल सकता है, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं ये लिमिटेशंस हमने ही खुद को दी होती। How to get rid of these limitations? By activating your root chakra, because all these blocks are there because your root chakra is blocked. So once your root chakra become active, automatically these will vanish, na? That is true.
एंड हाउ डू वी डू इट? जो लोग कनेक्टेड हैं वो तो But naturally, Heal they know करेंगे। everything. They heal themselves. But you can activate your chakras. There are so many methods. But the only thing is, it should be in proper way. करेक्ट। कोई एक ऐसी जेनेरिक चीज है जो लोग कर सकते हैं, स्पेशली स्केर्सिटी वाले थॉट को रिमूव करने के लिए, अगर वो रूट चक्र, इफ दे आर नॉट अ रेकी चैनल, तो क्या कुछ कर सकते हैं वो? There are so many techniques. जैसे कि मनी मैजिक में हम लोगों ने कोई चक्र एक्टिवेट नहीं किया था. ड्यूरिंग लॉकडाउन वी हैव डन मनी मैजिक सेशन. सो हाउ मेनी पर्सन्स दे गेट बेनिफिटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन, जहाँ पे पैसे के लिए सब तरस रहे थे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा. बट जिन्होंने वो सेशन किया था ज्वाइन, उनके मिरेकल्स वो सबके सामने थे. बिल्कुल। तो देर आर सो मेनी टेक्निक्स ऑल्सो विच वी कैन यूज अदर देन रेकी, एंड देज आर सो इजी टिप्स जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते थे, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन को वो सब मानने से ये लगता है कि क्यों करें हम ये सब. ओके, ऑल्सो क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स ऑल्सो टच पॉइंट अ फेस, जिसे सुपरस्टिशंस भी कहते हैं. हाँ, कई सारे लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी, मतलब ऑफ कोर्स कुछ चीजें हैं जो एज अ टेक्निक काम आती हैं और वो बहुत इफेक्टिवली वर्क भी करती है, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन. यस, और जो रूढ़िवादी कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं, एक तो जब ये इंसान के अंदर घर कर जाते हैं तो निकलना कठिन हो जाता है. हाउ डज रेकी हेल्प वन टू लीव दैट सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड स्टेप इनटू लॉजिकल माइंडसेट? सी रेकी वन में हम एक मेडिटेशन करते हैं कि अगर आप अपने अंदर के सब सुपरस्टिशंस, जितनी भी पुरानी बिलीफ्स है, सब निकालना चाहते हो, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिलीज ऑल द बिलीफ्स एंड सुपरस्टिशंस. उसके बाद में जब आप रेकी 2 पे जाते हो तो उसका काम ही ऑरा लेवल पे है, उसका पूरा फोकस ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे है. तो जितनी भी प्रोग्रामिंग करी गई है आपकी, वो अपने आप से हील हो जाती है. आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है. यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. फिर आपको खुद को हैरानी होगी कि मैं क्या थी. पहले तो मैं ये बात पे विश्वास करती थी. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना जरूर पसंद करूंगी. एक पार्टिसिपेंट था जो रेकी 1 के लिए आया था. ही वॉज फ्रॉम कल्याण. उसका ये मानना था कि सुबह को उठ के स्नान करने के बाद में, पूजा वगैरह करके, सब करने के बाद में मैं टेबल पे आऊंगा और नाश्ता करूंगा. वाया 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 कैसे भी वो रेकी 1 की क्लास में आया. फर्स्ट डे उसने अटेंड किया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्लास का टाइम मुझे याद है 11 बजे रखा था मैंने. सुबह को उठा, फ्रेश हुआ, सीधा डाइनिंग टेबल पे नाश्ता किया, सीधा क्लास के लिए निकल आया. उस दिन मुझे कुछ नहीं बताया. जब वो घर पे गया तो उसकी वाइफ ने उससे क्वेश्चन किया कि आज क्या हुआ, आपने अपना रूटीन क्यों चेंज किया? हमेशा तो उठ के स्नान करके पहले आप पूजा वगैरह करते थे, आज सीधा नाश्ता क्यों किया? तो ऐसे ही, ये एक पार्टिसिपेंट की बात नहीं, इतने कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनमें ऑटोमेटिकली वो चेंज आती है कि जो उनका डेली का रूटीन बना पड़ा था ड्यू टू एनी रीजन, लेट इट बी कंडीशनिंग, लेट इट बी सुपरस्टिशंस, लेट इट बी देयर बिलीफ्स, वॉट एवर इट मे बी, दे ऑटोमेटिकली गेट हील्ड. और आपको कानो कान खबर भी नहीं पड़ती है. खबर तब पड़ती है जब सामने वाला आपको टोकता है कि पहले आप ये करते थे, अब क्यों नहीं करते. तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप ऑरा की परिभाषा को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, क्योंकि बहुत से हैवी टर्म्स तो हैं, बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से, कि कई सारे लोग कहते हैं कि आज मैं लो फील कर रहा हूँ, या आज मैं डाउन फील कर रहा हूँ, मेरी ऑरा लेवल, असल में पता ही नहीं होता है कि व्हाट दैट एक्चुअली मीन्स. तो अगर आप उसको थोड़ा सा डिफाइन या रीडिफाइन करें, एंड देन ये भी बताएं दैट इन व्हाट एंड हाउ मेनी एस्पेक्ट रेकी एनर्जी हेल्प्स टू transform that. सिर्फ मैं रेकी के हिस्ट्री का एक पार्ट आपको बताना चाहूंगी कि जब जापान के प्रोफेसर डॉक्टर मिकाओ सुई को ये कहा गया कि आप बुद्धा के एरिया में जाओ, वेयर यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी गिवन इन हीलिंग अदर्स, टच में क्या दिया जाता है. सो व्हेन ही केम, तो उसको सिर्फ एक ही बात बोली गई कि जब बुद्धा प्रवचन देने के लिए आते थे तो जितने लोग उनको सुनने आते थे, उन सबकी दुख परेशानियां सब गायब हो जाती थी, सिर्फ सुन के. क्योंकि बुद्धा के हाथ में तो कुछ होता ही नहीं था, कुछ नहीं होता था. वो तो सिर्फ बैठते थे, प्रवचन देते थे. तो इट वाज इम्पैक्ट ऑफ हिज एनर्जी फील्ड. तो एनर्जी फील्ड कैसे इनहांस हुई बुद्धा की?
उसने तो हम सबको पता है, उनकी लाइफ हिस्ट्री पूरी दुनिया को पता है। उन्होंने तो किया तो सिर्फ मेडिटेशन ही था, और कुछ तो किया नहीं था। तो मेडिटेशन मतलब अपने अंदर जाकर, अपने अंदर जाकर, अपने अंदर जाकर उसने खुद को पहचाना। तो जब खुद को पहचाना तो when you know who you are in reality, पूरा सीन ही चेंज हो जाता है ना। तो ये टर्म्स अभी की इनोवेशंस है, क्योंकि लोग बेचारे जो है वो भटक रहे हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन कभी भी कोई इंसान उसको अगर एक तरीका देवे, जैसे बुद्धा ने सबको, पूरी मानवता को ये गिफ्ट दी थी, जो जापान के प्रोफेसर ने रीडिस्कवर करके हमें वापस दी इंडिया को। तो इंडियन ओरिजिन से बुद्धा का नॉलेज है, दिस इज नॉलेज ऑफ बुद्धा, जिसको रीडिस्कवर किया थ्रू मेडिटेशन जापान के प्रोफेसर डॉक्टर मिकाओ उसूई ने। फिर उसने और सिंप्लीफाइड करके उसको स्टेप्स में डिवाइड किया कि आपको कौन से लेवल की ग्रोथ चाहिए, आपको हेल्थ से रिलेटेड चाहिए, आप माइंड के मास्टर बनना चाहते हो, आप खुद को पहचानना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप, तो स्टेप वाइज जाओ, स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो ट्रेडिशन का रूल है उसी के हिसाब से जाओ, ट्रेडिशन विल बी विथ यू, आपके पीछे पूरी ट्रेडिशन खड़ी होगी अगर आप सही ढंग से जा रहे हो तो। और आपने खुद की हीलिंग करी डेली, खुद का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जिस ढंग से कहा गया है। अब जैसे अगर आपने फर्स्ट लेवल किया तो 21 डेज का मिनिमम पीरियड है अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए। अगर वो आपने नहीं किया, इमीडिएटली आप नेक्स्ट डे पे रेगी 2 करोगे तो आपकी बॉडी प्यूरिफाइड है ही नहीं, आपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस किया ही नहीं। तो हाउ योर कॉन्शियसनेस विल गो अबव बियॉन्ड 5 एलिमेंट्स? तो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो इन रेकी जर्नी। तो कुछ बबल्स हैं जिन्हें ब्रेक करने का समय आ गया है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर रीसेट, तो कुछ ऐसे थॉट्स हैं अब जिनको रीसेट की ज़रूरत है। सो आपके माध्यम से हम लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाना चाह रहे हैं। होप सो एनर्जी विल गाइड यू। बिल्कुल। तो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ अच्छा एक उसका इम्पैक्ट भी है, पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर डिस्टेंटली ऑल्सो, बट उसका एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट भी आ रहा है, जहाँ पे बहुत नेगेटिव थॉट्स भी लोग इम्बाइब कर रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहे हैं उस चीज़ को। सो माई क्वेश्चन इज कि अब जैसे हाल ही में भी यही जो प्लेन क्रैश वाली चीज़ है, लगातार कॉन्स्टेंटली यही चीज़ दिख रही है, यही चीज़, it's a very negative thought and somewhere it drains your energy little bit. How does one protect oneself जब बहुत सारा नेगेटिविटी सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा होता है, हम खुद को उससे डिस्कनेक्टेड कैसे रखें? यही तो एक आर्ट है, रेकी हमें सिखाती है अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट एट ए टाइम। जो भी कुछ हो रहा है, दुनिया कब से है, हम तो अभी आए, हमसे पहले कितने थे, कितने गए, पता नहीं चलता था क्योंकि सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है, आज सोशल मीडिया है तो यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उसमें से क्या रिसीव करें। गलत जो होगा पहले पता नहीं चलता था, आज पता चलता है। आप वर्स्ट लेवल पे जाके सोचो, आपके घर पे कोई वर्स्ट चीज हुई, मान लो किसी की डेथ हुई, आप कितना दिन याद रखोगे? आज के सोशल मीडिया के टाइम की बात कर रहे हो आप, तो ये तो सच्चाई है जो जुटलाई नहीं जा सकती। कहते तो यही है ना कि एक रूम में डेड बॉडी पड़ी और बाजू वाले रूम में क्या चल रहा है। तो जब अपने ही घर की बात भूल सकते हो तो मीडिया की बात कितना दिन याद रखोगे? बट क्योंकि एक फैशन हो गया कि यस मीडिया में मैंने ये देखा, फिर फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, तो हमें एटलीस्ट इतना तो विजडम होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, जो कुछ भी शेयर कर रही हूँ, उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि मेरे हर कर्म का हिसाब मुझे ही चुकता करना है। अगर मेरे गलत शेयर से किसी की लाइफ बर्बाद हुई तो उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? मुझी को करना पड़ेगा। तो मैंने एक अच्छी न्यूज़ स्प्रेड करके लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाई, या एक जो बुरी घटना घटी उसको ही शेयर कर करके मैंने वो स्प्रेड किया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। एंड इस तरीके से तो वी आर एक और बात जो आपने पूछी थी कि प्रोटेक्ट, अब जैसे काफी सारी सिचुएशंस ऐसे आती है कि जहाँ पे एकदम डर बिठाया जाता है कि जैसे मुझे एक याद है कि स्टॉर्म की बात करी थी, वो आएगा मुंबई में तबाही मचाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, काफी साल पहले की बात है। तो तभी तो मीडिया भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना इंस्टा था ना क्या था। तो तब सिर्फ मोबाइल पे एक मैसेज जाता था कि ये चीज जो अनाउंस की गई है, ऑल सिट, अपने अपने घर पे बैठो,
हीलिंग दो, एनर्जी को रिक्वेस्ट करो। अभी तूफान उठा है, आएगा तो सही ना, लेकिन ये प्रे करो कि आके चुपचाप निकल के चला जाए। एंड यू वोंट बिलीव, उस समय पे कुछ नुकसान नहीं हुआ था। स्टॉर्म आया भी था, लेकिन बिना किसी नुकसान के वो चला भी गया था वापस। कभी फ्लड आती है, कभी क्या होता है, अभी हाईलाइट करके दिखाने से क्या होगा? यू डू सम सॉल्यूशन ना। प्रेयर में इतना पावर है तो प्रे क्यों नहीं करते हो? तो जो इतने सारे लोग सीखे हुए हैं उन सबको एक मैसेज चला जाता है, या तो अभी मैसेज भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे स्टार्ट प्रेइंग टू रेकी एनर्जी। रेकी एनर्जी मतलब परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि हैंडल द सिचुएशन। जैसे 26 जुलाई का जो इंसिडेंट था, जब हैवी रेन्स थी, 3-4 दिन पूरी लाइफ डावाडोल हो गई थी। हमारे घर से हम सामने से देख रहे थे कि लोग ऐसे बहक के जा रहे थे, फोन नहीं लग रहे थे किसी के, सबका नेटवर्क न लैंडलाइन का फोन लग रहा था, लेकिन सब ने प्रार्थना करी थी कि जल्दी से ये सिचुएशंस हैंडल करो, जल्दी से ये सिचुएशन हैंडल करो। यहाँ तक कि खुद मेरे हस्बैंड अटके हुए थे, वो इतने पानी से चल के आए सेफली, बिना किसी नुकसान के। क्यों? वो भी रेकी चैनल है, उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा था। ट्रैक से इतने पानी से चल के वो सेकेंड डे इवनिंग में घर पे पहुंच गए। तो रेकी प्रोटेक्ट्स यू, उतनी लेवल तक प्रोटेक्ट करती है। सोसाइटी में कुछ हुआ, कुछ गलत हो रहा है, आपको पहले से अनाउंसमेंट आ गई। अब जैसे लास्ट ईयर तो ऐसी हालत थी कि फोरकास्ट आती थी कि बारिश होने वाली है, हैवी रेन्स, 4-5 दिन स्कूल बंद, सर्कुलर आ जाता था। और ये सब के सब जितनी रेकी फैमिली है वो सब घर पे बैठते थे, वो हीलिंग करते थे, बारिश पड़ती नहीं थी, बच्चे बेचारे मजा करते थे घर पे छुट्टी से। तो प्रोटेक्शन बहुत है, डिवाइन प्रोटेक्शन है वो, उसको हम लोग अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। ये भी सही बात है। लोग की ना कई बार ये एक एटीट्यूड हो गया है, या एक ऐसी फितरत बन सी गई है काइंड ऑफ, कि दे कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर्स। फिर चाहे वो मटेरियलिस्टिक कोई चीज हो, या आजकल तो इवन स्पिरिचुअल लेवल पर दे स्टार्ट कंपेयरिंग, उसकी और मुझसे बेटर कैसे है, व्हाई आर पीपल सो कनेक्टेड टू द अदर पर्सन। कहीं ना कहीं ये कुछ नेगेटिव भाव भी उठाता है इंसान के अंदर। पहली चीज तो अपने आप को इंसान ये इस तरीके के इमोशंस में पढ़ने से, या सिर्फ इस तरीके के इमोशंस की तरफ झुकाव जाने से कैसे रोके, दैट इज वन। एंड सेकंड चीज, ये कंपैरेटिव एनालिसिस से डेफिनेटली खुद की एनर्जी भी ड्रेन होती ही है। तो हाउ टू बी सैटिस्फाइड? ऑफ कोर्स ग्रोथ की तरफ अग्रसर होना है, वो तो अच्छी बात है, बट जहाँ हैं लोग वहां पे भी खुश नहीं, वहां पे भी रोने पीटने शुरू हो जाते हैं। सो हाउ डू वी एड्रेस दिस? इस इमोशन से खुद को कैसे खुद से बचाया जाए? तो देखो, ऐसा लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है। बेचारा बारिश बरसाएगा तो भी परेशान, नहीं बरसाएगा तो परेशान। सन है, ठंडी में सबको जरूरत पड़ती है, गर्मी में सब उसे कतराते हैं। तो ये तो फितरत हो गई ना कि हम किसी में भी खुश नहीं है। हाँ, ये बात जो कही आपने कंपैरिजन करने की, तो आप जितने भी इनलाइटेंड मास्टर्स है उन्होंने कभी किसी को किसी से कंपेयर नहीं किया था। सब मॉडलिटी, सब कुछ देखने के बाद में सिर्फ और सिर्फ 25 साल मैंने इसी बात को लेके फोकस किया कि मुझे रेकी ही सिखानी है। रीजन बीइंग बिकॉज इट इज ए साइलेंट प्रोसेस ऑफ योर ग्रोथ, जहाँ पे आपको सब पावर्स अवेकन होंगे, बट आपको डिंडोरा नहीं पीटना उसका। ये प्रोटोकॉल है कि जहां पे आपने खुद को बढ़ावा देना शुरू किया, योर एनर्जी विल बी ड्रेन्ड इंस्टेंटली। तो रेकी हमें यही सिखाती है कि पावर सब जगेंगे। बुद्धा का मेथड है, तो आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते। पावर सब जगेंगे, बट यू हैव टू कीप क्वाइट। दिखेगा सब, सामने वाले के अंदर क्या है वो भी आप फील करोगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी आप फील करोगे, उसकी वाइब्स आप कैच करोगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आप डेली खुद की हीलिंग करते हो क्या। न सिर्फ इतना, रेकी एनर्जी अपने आप से आपको इतना प्रोटेक्ट करती है कि इस तरह का कोई भी पर्सन आपके नजदीक भी नहीं आ पाएगा। अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आपको कानों कान खबर ही नहीं है, तो वो इंसान को कैसे चुप में, बिना झगड़े के, बिना किसी रिफ्ट के कैसे गैप आ जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। एनर्जी वैम्पायर्स, एनर्जी वर्क्स। क्योंकि आपको पता है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए उसकी माँ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है। बच्चे को कोई चिंता थोड़ी रहती है, वो तो हाथ ऊपर करके बेचारा सोया रहता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम जब इस
माँ से जुड़ते हैं, जिसको मैं आद्या शक्ति बुलाती हूँ। आई डोंट से रेकी रेकी रेकी, ठीक है, रेकी नाम जो है इट इज अवर कर्टसी, क्योंकि जापान ने इसको रीडिस्कवर करके हमें दिया है, तो हम लोग ये नाम नहीं चेंज करेंगे। बट देखा जाए तो है तो माँ आद्या शक्ति ना, डिवाइन मदर, जिसकी न तो कभी कोई बिगनिंग है, जिसका न तो कभी कोई अंत है। तो वो माँ को मेरी चिंता नहीं है अगर मैं उससे जुड़ी हुई हूँ तो, सच में। हाँ, नाम के लिए नहीं, सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं कि मैंने रेकी कर लिया, मैंने रेकी 1 किया, मैंने रेकी 2 किया, मैंने 3 किया, बट अंदर से कनेक्शन ही नहीं है। लाइट काम करेगी, कैमरा काम करेगी, जब आप पावर से कनेक्ट करोगे उसको तो ही कर पाएगी ना। अब रेकी सीखना अलग बात, सही मायने में कनेक्शन अलग बात। सही मायने में कनेक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? योर एनर्जी फील्ड विल डिस्क्लोज ना एवरीथिंग। कोई कंपेयर करने वाला पर्सन है, कोई आपसे जेलस है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, बट यू आर वेरी काम, ठीक है, हो रहा है सब, होने दो। क्योंकि आपको अंदर पता है ना वो इंसान कौन सी एनर्जी फील्ड से गुजर रहा है, वो इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, यू डोंट नो। तभी तो कबीर ने भी कहा था ना कि निंदक हमेशा घर के बाहर बिठाओ, क्योंकि वही आपको बढ़ाएगा। तो ये कंपेयर करना ठीक है, लोग करते हैं, बट वी शुड नॉट डू, दैट इज द मेन थिंग। दैट इज ट्रू। इतने सालों में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमें हील करें, और अधिकतर until unless it's very much needed। इसके अतिरिक्त आपने हमेशा लोगों को ये सजेस्ट किया कि आप खुद सीखो और खुद को हील करो। तो ये जो एक सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बनने का एक थॉट प्रोसेस है, ये लेकर आपने 25 इयर्स की ये जर्नी की है। बिल्कुल। आप इसके बारे में कुछ बताएं, दैट अगर आप चाहते तो आप बहुत से लोगों को हीलिंग के लिए बुला सकते थे, यू वुड हैव हैड अ बिगर ऑडियंस मे बी, बट आपने ये रास्ता क्यों चुना कि लोग खुद सीखकर खुद इंडिपेंडेंट बने और खुद से ही खुद की चीजें करें? बिकॉज दैट इज ओनली नीडेड ना। क्या बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग यही है कि मोक्ष आपको और कोई देगा, तो हम उसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। वेरएस जब तक आप नहीं चाहोगे आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, और मरने के बाद तो मोक्ष मिलने से रहा। आपको जीते जी आपको खुद को फ्री करना है ना सबसे। कैसे किया जाए? वही है सिंपल पाथ, क्योंकि जो करेगा उसी को मजा आएगा ना। जिसने एप्पल खाया वही बोल पाएगा ना कि ये मीठा है कि खट्टा है, उसका स्वाद उसको ही पता रहेगा। तो भाई रेकी सीखने के लिए तो इतने सारे लोग सीखते हैं, लेकिन किस भाव से सीखते हैं, क्या विजन लेके आते हैं रेकी सीखने के लिए। अभी कोई कंपेयर करके आएगा कि इसने सीखा तो इसका ये बीमारी जो है, इसका किडनी ठीक हो गया, इसका स्टोन निकल गया। ऐसे कितने सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको दिखाऊं, सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला हुआ है कि मेरे 10 स्टोन्स थे किडनी में, वो सब 10 के 10 निकल गए रेकी करने के बाद। अब उसको देख के 100 लोग आएंगे स्टोन वाले कि मेरा भी रेकी से स्टोन निकल जाए, बट उनका भाव क्या है। आज भगवान की मूर्ति के सामने जाते हो तो आपका भाव ही आपके काम आता है ना। लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं, वो भगवान ने मेरे को रिजल्ट दिया। तो आज तो ये भी हो गया है कि अगर एक मंदिर में गए, वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिली तो आप दूसरे मंदिर में जाओगे, तो ऐसे करके करके कितने मंदिर घूम कर आओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिली तो एंड रिजल्ट ही आएगा कि भगवान है ही नहीं। करेक्ट। लेकिन कोई ये नहीं, अपनी शॉर्टकमिंग कोई नहीं बताएगा ना कि मेरा भाव नहीं था। आप किस भाव से जाते हो जुड़ने रेकी से, उस परम शक्ति से, उस परम सत्ता से। अधिकतर लोग तो अपने किसी सेल्फिश मोटिव से ही जाते हैं कि मेरा ये ठीक हो जाए। ठीक है ना, कुदरत का वो भी एक संदेश है कि आपको ये तकलीफ दिया सो दैट आप जुड़ो, लेकिन वो जुड़ने से जैसे उनका वो मोटिव पूरा हो गया, देन दे गेट डिस्कनेक्टेड। आज आपने लाइट का कनेक्शन लिया अपने घर में, आपको जो इवेंट था आपने इवेंट कर लिया, उसके बाद में लाइट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा दिया, फिर क्या करना करोगे आप? फिर वेट करोगे जब नेक्स्ट इवेंट होगा तब कनेक्शन लेंगे? उससे बेटर है कनेक्शन पड़ा रहे ना, जब आपको चाहिए आप यूज करो। तो ये मेंटेलिटी है लोगों की कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फायदा चाहिए, फायदा मिला बात खत्म। वरना जी सिंधी में असां चवंदा आहियूं सीरो खाधो पातल फटी। सही बात है। आजकल के ट्रेंड में ना एक चीज और, क्लटर डीक्लटर वाली चीजें भी बहुत ज्यादा चल रही है। ऑफ कोर्स एक तो ये भी है कि आप घर को जितना नीट एंड टाइडी रखो, जितना क्लेanलीनेस रखो अपने आसपास, वो आपको हेल्प करता है। एनर्जी लेवल पे भी क्या क्लटर डीक्लटर वाला कॉन्सेप्ट वर्क करता बहुत है? है, बहुत है। आज बाहर जो भी आप देख रहे हो, हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, ये सब किसको रिफ्लेक्ट करता है? हर इंसान के अंदर जो कुछ है वही तो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि आप माइक्रो यूनिवर्स हो, वो मैक्रो यूनिवर्स है। जो आपके अंदर चलेगा वही तो बाहर झलकेगा। थोड़ा विस्तार दीजिए। जैसे मान लो अभी आप ही ने कहा कि कंपैरिजन है,
कर रहे हैं, लोग कंपेयर कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक क्या स्पिरिचुअलिटी में भी कंपेयर कर रहे हैं। कभी कंपेरेटिव एक नेगेटिव इमोशन है ना, तो नेगेटिविटी ही वो बाहर जा रही है ना। फिर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कंपेयर कर रहा है, बट है तो सबके अंदर वही ना। जो फीलिंग आपके अंदर है वही बाहर जा रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस भी कह रही है कि जो आप दोगे यूनिवर्स में, यूनिवर्स वही आपको लौटाएगा। बिकॉज यूनिवर्स बिलीव ओनली इन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, नथिंग एल्स। तो हर एक के अंदर इतना पोल्यूशन बड़ा पड़ा है, और वो कहाँ से आता है? फिर घर की बात आती है। घर को जितना आप नीट एंड रखोगे, टाइटी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है, जितनी जरूरी चीजें हैं वही घर पे है, अननेसेसरी शो ऑफ करने के लिए आपने नहीं लाके डंप किया, तो उतना स्पेस मिलता है। जितना स्पेस घर में ज्यादा होगा, खुला स्पेस ज्यादा होगा, उतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड ज्यादा होगी, जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे भी पड़ेगा, आपकी सोच पे पड़ेगा। क्या डिसिप्लिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या, मिलिट्री वाले तो डिसिप्लिन में चलते हैं। तो किसी भी बात में अगर आपको आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन के सिवा तो काम ही नहीं कर पाओगे आप। डिसिप्लिन इज मस्ट, इट इज द मास्टर की। तो डिसिप्लिन का हिस्सा क्या क्या चीजें रहती है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल ग्रोथ? कि आप एक नीम टाइम रखे, या किस तरीके से आप उसको एक्शन में ला एग्जीक्यूट कर सकते हैं? आई विल टॉक अबाउट रेकी ओनली। ओके। ठीक है, जैसे रेकी में हम लोगों को ये है कि डेली हमें सेल्फ हीलिंग करनी है। सेल्फ हीलिंग करनी है मतलब डेली आप जिस टाइम पे करो, बट करना रोज है, दैट इज डिसिप्लिन। तो जो रोज करते हैं अपनी हीलिंग, वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। जैसे अगर मेरा एग्जाम्पल देखोगे तो एक 456 स्क्वायर फीट के फ्लैट से नाउ यू आर सिटिंग वेयर इट इज 4200 स्क्वायर फीट, हाँ। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रेकी सेंटर। पहले रेकी सेंटर उस एक रूम के फ्लैट में चलता था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, एंड नाउ इट इज स्पेशियस, एंड दिस ऑल इज विद द ग्रेस ऑफ रेकी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट इज ब्यूटीफुल। एक ना और कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग कहते हैं कि मैं खुश तो हूँ, बट मैं बाहर से खुश हूँ, अंदर से नहीं। पहली चीज तो इसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को। एंड दूसरी चीज, वो जो अंदर की हैप्पीनेस है या अंदर की खुशी है, हाउ डज वन रीच टू दैट फेज जहां पर उसको सच में इस चीज का डिफरेंस समझ में आए एंड वो एक्चुअली खुश रहे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बट सच में। देखो, जब बाहर के खुशी की बात करते हो तो वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। आपको ये चीज मिली, आप खुश हो गए। इसने आपसे बात किया, आप खुश हो गए। आपको आपके खास फ्रेंड का फोन आया, आप खुश हो गए। लेकिन अंदर के हैप्पीनेस की तो कोई बात ही नहीं ना, वो तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। जहाँ पे आप अंदर से खुश हो तो वो तो आपके फेस पे झलकेगा। तो ये जितने कंसेप्ट आजकल मॉडर्न कंसेप्ट्स हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठा के लाते हैं। जैसे जितनी दवाइयाँ बढ़ती है उतनी बीमारियाँ बढ़ती है, तो जितने सोशल मीडिया की बातें बढ़ती है उतनी ये सब बात, अंदर का हैप्पीनेस, बाहर का हैप्पीनेस, इससे हैप्पीनेस, उससे हैप्पीनेस। क्या नहीं करते लोग हैप्पीनेस के लिए? तो फिर भी क्यों इतनी परेशानी, क्यों इतने डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? रात रात को पेरेंट्स के मना करने के बाद में भी बच्चे जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, क्यों? दे नीड हैप्पीनेस। तो क्या सच में खुश है? तो ये कंसेप्ट जब उनको समझ में आएगा ना, व्हाट इज रियल हैप्पीनेस एंड वेयर इट इज। अब खुशी मेरे भीतर है, भीतर जाना मुझे गवारा नहीं, क्योंकि मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो मैं बाहर ढूंढूंगी, तो बाहर कब तक ढूंढती रहूंगी? और किस किस से ढूंढूंगी मैं? पैसे में ढूंढूं, किस में ढूंढूं मैं? तो एक और सवाल है जो लोगों के बहुत ज़्यादा आता है कि एडजस्टमेंट बचपन से यही सिखाया गया है कि आपको तो एडजस्ट करके चलना है, आपको तो क्या मैं सच में ठीक हूँ या मैं सिर्फ एडजस्ट करके चल रही हूँ जीवन? हाउ विल दैट गो? वो तो जब आपकी कॉन्शियसनेस अवेकन होगी अंदर से, तब आपको समझ में आएगा कि एडजस्ट करके जीना है या अपने ढंग से चलना है, सो दैट सामने वाले को बिकॉट नहीं हो। ये एडजस्टमेंट वर्ड से मुझे याद आया, देखो कि मैक्सिमम लेडीज को बोलने की परेशानी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट होती है। तो बचपन से उनको सिखाया गया, तो फिर वो क्या करती है बेचारियाँ? सब टॉलरेट करेगी। पर ये इस वजह से भी तो है क्योंकि कंडीशनिंग हो रहा है। कंडीशनिंग हुई है ना, कंडीशनिंग हुई है, एडजस्ट करके चलना है। देखो, कॉलेज में भी मैं सिखाती थी कि एडॉप्टेबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। यू शुड एडजस्ट इन द सिचुएशन जो भी आपके सामने आई है। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि जो गलत सिचुएशन चल रही है आप हमेशा उसमें एडजस्ट करके चलो। तो आपका फ्रीडम कहाँ है? सच को सच बोलने की कहाँ है कैपेसिटी? कर
जो गलत है आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए गलत है, सबके लिए गलत है, लोग ब्रेक द बैरियर वाली बातें बोलते हैं, नारा लगाते हैं इस चीज का ना, वी शुड ब्रेक द बैरियर, जो कंडीशनिंग है उसको तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ये ग्रोथ की निशानी होती है। बट इन रियलिटी कितने लोग ही कर पाते हैं लेकिन कम है। जो सच में जिनको अंदर से एकदम लगता है नहीं बस अब बहुत हो गया, अब और कितना, अब और कितना। तो ये संख्या बढ़े कैसे? हाउ डू वी गेट पीपल हु आर कॉन्शियस इनफ कि अब परिवर्तन लाना है और यही तो बात है ना कि इंसान दुखी होने के बाद में भी ये नहीं रियलाइज करता कि मैं दुखी हूँ। उनको लगता है कि यस आई एम हैप्पी। कब जो एकदम ये वाली मोड पे जीते हैं कि दुख होने के बाद में भी मैं बाहर प्रेजेंट ये करते क्या नहीं तो जो लगता है कि उन्होंने खुद को कंफर्टेबल कर दिया उस दुख के अंदर है ना, तेरे थिंकिंग कि यार इजी बने, तो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ, इससे बाहर कैसे निकला जाए? आप वही आते हैं ना, क्या वो उस पावर का सहारा लो, जुड़ो उस पावर से। वो पावर आपको अंदर से रियलाइज करवाएगा, किसी के कहने से कोई रियलाइज नहीं करता। मैं कई बार कुछ लोगों में ऐसा भी देखा है कि आपने जितना मर्जी समझा दो, जितना मर्जी बाज दे गाइडेंस दी कि दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग, सही और गलत के बीच में उन्होंने कितना मर्जी नहीं, बट उन्हें नहीं समझा, नहीं समझ। और कई बार उनमें से ही कई लोगों को मैंने देखा है इतने सालों से जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कुदरत एंड दिस इज ऑल ऑफ सडन की कुछ चेंजेस आ जाता है उनके अंदर से, एंड देन अब उनको सही और गलत के बीच का अनुमान लगने लगता है। ये परिवर्तन इंसान में आता कैसे? देखो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले को एक्सपीरियंस देख के कुछ सुधर जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन किसी को ऐसे है कि जब तक वो खुद मार नहीं खाएगा, जब तक खुद उस सिचुएशन से नहीं गुजरेगा, तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो अभी ये डिपेंड करता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और ये हमें कैसे पता चले कि इस समय हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं? सुधरने के लिए पता तो ना चाहिए, उठकर अपा रहा है कुछ। पता चलेगा लेकिन आप जगने के लिए तो तैयार रहो। कितना टाइम और स्पिरिचुअल कोमा में जियोगी? क्यों नहीं जब तो स्पिरिचुअल कोमा से जहाँ पे आप दुख को दुख बोल पाओ, सुख को सुख बोल पाओ, खुशी को खुशी बोल पाओ, गम को गम बोल पाओ, ये खराब है उसको खराब बोल पाओ, ये सच है वो सच डंके की चोट पे सबको कह पाओ। तो क्यों नहीं अपनी अंदर की चेतना को जगाने के लिए तैयार हुआ? कुछ हद तक लोग डर भी जाते हैं कि अगले को बुरा ना लग जाए, अगर हम कह देते हैं तो कोई कोई वाले रत्ता भी कहने की बात हो गई है कि दूसरों को बुरा थे मैं दूसरों को बुरा लेगा। आज हर इंसान वही करेगा जो उसको खुद को छापेगा कि सच्चाई जिंदगी की सच्चाई मुंह नहीं मोड़ सकते। पेरेंट्स बच्चों को कितना भी समझाते हैं, जरूरी है क्या कि बच्चे उंगल पढ़ते? नहीं पढ़ते। यहाँ तक कि इनलाइटिंग मास्टर्स क्या कुदरत तक समझाती है इंसान को कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठो, तो आप अपने आप से हेल्दी रहोगे। अभी हर एक के रीजन अलग अलग है। किसी की नाइट शिफ्ट है, वो बेचारा रात को कैसे सोएगा? कोई रात को शॉप से आता ही 12 बजे, कैसे सोएगा? आजकल की शादियों में 12 बजे तो वेली होती है, कैसे सोएंगे बेचारे? ये सच्चाई है इस जिंदगी की कि कभी कभी ऐसे लगता है कि हम लोग सब दिखावे के कार्य अपनी ही बर्बादी खुद किए जा रहे हैं, जिसका अभी एहसास नहीं होगा। जब सिचुएशन आएगी ना तब जाके रियलाइज होगा कि क्या कहा गया था करने के लिए और हमने किया की। बट इसी तरीके का जो लाइफस्टाइल है जो इम्पैक्ट कर रहा है, एक बहुत गहरा इसका इम्पैक्ट होता है इंसान की ओवर थिंकिंग पे। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। यस, तो ओवर थिंकिंग तो है ही एक्सेस की चीज है। अब उससे कैसे निजात पाया जाए? अरे तो आपको ये सोचा ना कि मैं सोच के जो मैं सोच रहा हूँ उससे मुझे रिजल्ट क्या मिल रही है। ओवर थिंकिंग करना अलग बात, जो चीज सामने है जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, अगर आपने माइंड को स्पेसिफिक ढंग से कहा दिस इज अ प्रॉब्लम आई वांट सॉल्यूशन फॉर दिस, आपकी माइंड आपको आंसर देगी। बट हमें वो आंसर नहीं चाहिए, हम सॉल्यूशन के पीछे नहीं जाते। हमारी सोच क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम सब प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा उसी के ऊपर, उसी के ऊपर जाए। तो क्या, हाउ डू वी हैंडल इट? मतलब चलो प्रॉब्लम है माना, उसके सोल्यूशन के ऊपर काम करना है, दिस इज अ थॉट, बट ये उरुष्य तक कैसे की? ये सॉल्यूशन के ऊपर काम करना एक बात, पहले सॉल्यूशन क्या है उसका वो पार्ट ना मेन सॉल्यूशन है ना। आपको सॉल्यूशन पता रहना चाहिए ना। अभी जैसे आपको पता है कि मुझे सर में दर्द है, तो आज तक की कंडीशनिंग क्या है कि डिस्ट्रिन खा लो या सो जाओ या वही है। लेकिन सर दर्द हुआ क्यों? ये तो कहीं
सोचा ज़्यादा, अननेसेसरी टेंशनों का ज़्यादा, इसके कारण हुआ। तो अगर आपने रूट कॉज को हटा दिया तो ना तो आपको टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो करना क्या है, आपको जो रियलिटी है आपको उससे दूर नहीं भागना है, आपको उसके सामना करना है। ओवर थिंकिंग करके मुझे आज तक क्या मिला? अगर उस इंसान को कहो कि 5 मिनट आंख बंद करके बैठ, तो सोच मैं क्या सोच रहा हूँ और उस सोच से मुझे क्या मिला। तो आप जैसे कह रहे थे आजकल की जनरेशन के लिए तो को 5 मिनट आंख बंद करके बैठना ही अपने अपना एक टास्क है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो तो चलो करते आ रहे हैं, बट अधिकांश लोगों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट एस्पेक्ट हो जाता है। एक तो अपने साथ बैठ के काम करना, और दूसरा 5 मिनट ही सही लेकिन आंख बंद करके टू एक्सपीरियंस दिस कि कैसे की। ये तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, कोई भी नई चीज़ सीखने आपको तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये आँख क्यों नहीं बंद कर पाते हैं? क्योंकि जैसे ही आँख बंद किया तो उनके अंदर जो भी स्टफ है, उनके दिमाग में है, उनके मन में है, वो सब सरफेस पे आता है, जिसका वो सामना नहीं कर पाते। या नहीं करना चाहते। और ये भी हो सकता है नहीं करना चाहें, तो उसे कितना टाइम तक छूटा जा सकती? तो उसके लिए जो हिम्मत जो डाली पड़ती है वो हिम्मत कहाँ से है? वही ना, अगेन सेम थिंग, कलेक्टिव पावर। बच्चे को चलना नहीं आता तो माँ हाथ देती है ना, उंगली देती है, पेरेंट्स उंगली दे के उसको चलना सिखाते हैं। एक बार चलना सीख गया तो फिर ना तो पेरेंट्स उसको उंगली देते ना बच्चा उंगली पकड़ने की कोशिश करेगा। तो दिस इज ऑल्सो सेम थिंग ना, आप जुड़ गए एनर्जी से, एनर्जी ने आपको इतना स्ट्रांग बनाया। अभी 5 मिनट क्या, अभी ये रेकी क्लास में एक पार्टिसिपेंट थी जिसने कहा था कि मुझे तो होता ही नहीं है कि मैं एक जगह पे 5 मिनट बैठूं, और आज 5 घंटे हो गए, 4 घंटे का क्लास था, 5 घंटे हो गए, लेकिन मैं अब तक बैठी हुई और मजे से। और मजे से बैठी। जैसे आपने बताया बहुत सी चीजें सरफेस पर आती है, कई बार तो एक पिक्चर से दिखने लगती है। पास्ट की जो भी घटनाएं घटी है, कोई सर्टेन एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो शायद आई फॉर लैक ऑफ बेटर वो ट्रॉमा सेंट्रिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वो थोड़ा सा डरा भी देती है अगर पॉसिबली दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो फेस ही नहीं करना चाहता है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट को। तो ऐसे में पहली चीज तो खुद को स्थिर कैसे किया जाए उस समय पर, अगर कोई थॉट्स आ भी रहे हैं, हाउ टू एड्रेस एंड हैंडल दैट थॉट्स। एंड जैसे आपने कहा आज भी कल फेस तो करना ही है, तो इंसान को खुद को प्रिपेयर करने के लिए क्या ऐसे थॉट्स है जो आप बताना चाहेंगे जो उसे इंस्पायर करे टू एक्चुअली फेस themselves एंड स्टार्ट their spiritual journey? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि जागो। आज जो जरूरत है वो सोचने की, ये करने की, वो करने की नहीं है, आज जरूरत है जागने की। आप जागे हुए हो, आपके माइंड में थॉट आया, पास्ट का आया, फ्यूचर का आया, फ्यूचर मतलब डर का आया, पास्ट मतलब गुस्से का है, क्या भी है, जो कुछ भी आपने फेस किया, अगर आपने विटनेस करना शुरू किया उसको, तो बात पलट जाती है। हमने आज तक ये सीखा है कि मैं मेडिटेशन करूँ, एक तो यही डेफिनेशन गलत है लोगों को, जब मैं मेडिटेशन करूँ मुझे एक भी थॉट नहीं आना चाहिए। ये क्या बात हुई? आपको एबीसीडी पता नहीं है, आप बैठे, आज आपने पहली बार आंख बंद करी, माइंड ने थोड़ी आंख बंद करी है, माइंड तो चलेगी ना, माइंड का तो काम ही है पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर स्विंग करते रहना। स्विंग करते रहे। तो अभी यहाँ पे आप अगर जगे हुए हो तो आपको ये एहसास होगा, आप ये विटनेस करोगे, आप ये अनुभव करोगे कि दिस इज द गेम ऑफ माई माइंड एंड आई एम नॉट द पॉइंट। तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत, जैसे भी आप बता रहे थे कि माइंड कीप स्विंगिंग बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, तो दो चीजें, पहली चीज ये पेंडुलम रुकेगा कहाँ ना और कैसे, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरा फिर मैं आती हूँ पास्ट ही के ऊपर। देखो, पेंडुलम रुकने की बात करोगे तो घराले में पेंडुलम रुका मतलब गड़ी बंद, उसका काम ही है चलना, तभी तो टाइम बताएगा। तो माइंड का काम ही है चलना, तभी तो उसको माइंड कहते हैं। तो फिर ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है पास्ट और फ्यूचर के बीच में, प्रेजेंट जो मिस हो जाता है, उस तक कैसे पहुंचा जाए? जागोगे तो पहुंचोगे ना। आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, पास्ट से लेसन्स आपकी माइंड आपको समझाएगी कि देखो ऐसे हुआ था, उसमें से मैंने क्या सीखा, अब आगे मुझे क्या करना है, वो भी माइंड ही आपको सॉल्यूशन देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, माइंड ने पास्ट याद दिलाया, आप भी फिसल गए, उधर जाके बैठे रहे पास्ट में, फ्यूचर गया हार में। तो आपको आगे भी बढ़ना है, लेकिन जंजीर भी बंधी हुई है। वरना ये तो वही बात हो गई कि हाथी के बच्चा जब छोटा होता है तो उसको चेन से बांध के रखते हैं कि वो भाग नहीं जाए। अब हाथी इतना बड़ा हो गया, वो 100 जनों को कुचल सकता है, लेकिन फिर भी वो कंडीशन उसके अंदर याद रहती है,
दिस इज साइकोलॉजी। तो कितने सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। किसने हमें बांधा, कब बांधा, क्या किया हमारे साथ, वो पास्ट का लेके अगर आप वही लेके अपने साथ चलोगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ कैसे पाओगे? फिर आप कितना भी कर लो, पेड़ का इससे भी चीखो ना, पेड़ में जूना पत्ता जो सड़ गया, जब तक वो गिरेगा नहीं, नया पत्ता आ नहीं सकता। तो हम उसमें से भी नहीं सीख सकते कि जब तक हम पास्ट को छोड़ेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। 10 साल पहले आपको किसी ने गाली थी, आपने बांध के रख दी अपने अंदर, कुछ समय के बाद में वो आपके सामने आया, अभी आप उसकी चेंज क्या हो चुकी है वो नहीं देखोगे, लेकिन आपको क्या याद आएगा? उसकी शक्ल देख के, जो बुरा था, जो गाली दी गई थी। लेकिन आपको ये पता नहीं कि उसकी वो जो गांठ है वो आपके अंदर है, उसके अंदर नहीं है। तो नुकसान उसका किसको हुआ? खुद ही को। अपने पैरों के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारना, ये तो ऐसे हो गया। पास्ट की टर्मिनोलॉजी से एक और टर्म आता है, पास्ट लाइफ। could be past life karmic, could be past life regression, could be so many other things. बट इवेंचुअली जैसे आप बता रहे थे कि वो भी कुछ घटनाएं रही हों कि जो भी है, जिसका सार ये था कि इसका सबक लेकर आगे बढ़ना है, बट हम उस एक्सपीरियंसेस को ट्रॉमा बनाकर अपने सिस्टम में फिट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने नहीं दिखता है। तो हाउ डू वी रिलीज दैट? उसी के लिए तो रेकी है ना। रेकी से हीलिंग, किसकी हीलिंग होती है? सबकी हीलिंग होती है ना। कि आपके जितने भी लेयर्स है, फर्स्ट स्टेप में बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने भी अननेसेसरी स्टफ आपने विथेड कर रखे हैं, फिर हो सकता है वो अज्ञानता के कारण हो या ईगो के कारण हो, वो सब हील होते हैं, आप उनसे फ्री होते हो। जब रेकी 2 पे जाते हो तो इट वर्क्स ऑन योर माइंड एंड इमोशंस। तो जितने आप कैरी करके आए हो, चाहे कितनी भी लाइफ आपने जियो, इट गेट्स हील्ड। यू कैन हील योर पास्ट, यू कैन हील योर फ्यूचर ऑल्सो, बट उसके लिए यही जरूरी है ना कि आप डेली बेसिस पे करो। कोई भी ऐसे एस्पेक्ट को, कोई भी ऐसे इमोशन को हील होने के लिए आपके अनुसार कितना समय लगता है या लगना चाहिए? इसके लिए तो मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे कि अगर आपने हाथ में कुछ ऐसा कचरा पकड़ा है जिसकी हद से ज्यादा बदबू आ रही है, अब उसको छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? तो मोमेंट आप छोड़ दो, चलो। दैट इज रिलेटेड टू इमोशंस। लेकिन हम लोगों को ना खुशी मिलती है कि बढ़ा चढ़ा के जो कम मैं नाक सीधा पकड़ सकती हूँ, लेकिन ये अभी हम ट्रेंड क्या चल पड़ा है कि पहले पीछे जाओ, फिर वहां से जाके नाक पकड़नी है ना, तो सीधी भी तो पकड़ सकती हूँ ना। मुझे छूटना है सबसे, तो मैं आसान तरीके पे चल के भी छोड़ सकती हूँ ना इस। ठीक है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड तरीका चाहिए, क्यों? वहां पे एको मेरा सेटिस्फाई होता है कि सी इतने सालों से मैं मेडिटेशन कर, इतने सालों से मैं ये काम कर रही, वो नहीं है। मुझे आज भी एक बात याद आती है कि जब मैं केसी कॉलेज गई थी, एक फॉरेनर आई थी वहां पे सेमिनार की, तो वहां पे इंदु शानी मैडम थी। तो जब तक वो गेस्ट आए, उसने ऑडियंस को तैयार करने के लिए उसने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया टीचर्स के साथ। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ। एग्जाम्पल क्या था कि आपको शैम्पू चाहिए, आप शॉप पे गए, बड़ी पाउच आप ₹1 का लेते हो, लेकिन क्या सोच के लेते हो? थैंक यू, हेयर वॉश से भी हो जाए। हो जाएगा, लेकिन खराब असर तो नहीं होगा मेरे बालों पे? मतलब पाउच ले रहे हो एक छोटा सा, तो उसके लिए इतना अलर्ट रहते हो। और अपनी जिंदगी में क्या इमोशंस आपको इफेक्ट कर रहे हैं, क्या थॉट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, क्या मेरे अंदर थॉट मुझे डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, कौन सा इमोशन मुझे सप्रेस करके रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उस बात के लिए कुछ चिंता ही नहीं। फिर बीमारियां जब आती है तो हमें लगता है कि ये बीमारी मेरे कर्मों के कारण हुई, लेकिन कोई ये नहीं समझाएगा आपको कि हो सकता है कि कोई गलत इमोशन अपने अंदर सप्रेस कर रखा हो जिसकी वजह से हुई हो। सप्रेस्ड इमोशंस का क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता? आप जैसे गुस्से को देख लो, आप खाली ना 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो, मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, मेरे ऊपर ही आ रहा है, समझो, और ऐसा लगता है कि बस अभी बहुत हो गया। तो जैसे गुस्सा शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या होगा? आंखें लाल, फिर दाग, फिर और गुस्सा पड़ा, प्रेशर और बड़ा गुस्से का, फिर आपकी मुठ्ठियां बंद होगी और बड़ा नीचे तक चला गया आपकी बॉडी में, तो आपकी टांगें शेक होगी गुस्से से, पैरों तक चला गया, लेकिन आपने किया, दबा दिया। दबाते अच्छा होने की बीमारी। गुस्सा नहीं करना, इमेज खराब होती है। अभी इमेज खराब हुई वो अलग, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर उनका क्या इफेक्ट पड़ा?
आंखों की तकलीफ हुई, आपके दांत सड़े, उनमें कैविटीज हुई, आपकी जॉइंट्स में जहां जहां आपने बीचा उसको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ, ये नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात का नॉलेज है ही नहीं लोगों को। एक नेगेटिव इमोशन से मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स इल्स। जिनको हम बीमारी का नाम देते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि ये हमारे कर्मों से भी। अब ये बात समझाना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार है तो जल्दी से समझ आए। लेकिन अगर उनका अभी तक यही बिलीफ है कि नहीं ये तो मेरे कर्मों के कारण हुआ, यार एक किसी हीलिंग लेके हम किसी के कर्मों में इंटरफेयर क्यों करें, नहीं करो, उसकी विलिंगनेस है, वो ठीक होना चाहता है तो होने दो ना उसको ठीक। क्यों नहीं ठीक हो, उसको ठीक रहने का अधिकार है। इट इज बर्थ राइट टू बी हेल्दी। ये भी चीज कई बार बोली गई है कि जब आप किसी और की हीलिंग करते हो तो आप पे भी इसका कुछ इम्पैक्ट आता है, बिकॉज यू जैसे भी आप बताया, अगेन ये वो फैक्ट और मिथ वाली जो चीज है मैं उसी के ऊपर जाकर के कह रही हूँ ये चीज। तो हाउ डू वी ब्रेक दिस बबल की, क्योंकि ये भी चीज कई कई बार कई लोगों से कही हुई। देखो पहला तो मेरा मानना ये है कि हर एक इंसान सेल्फ हील करे, कोई किसी से हीलिंग मांगे भी नहीं, क्योंकि हाथ ऐसे करना मतलब और हाथ ऐसे करना काफी अंतर है। आपके स्टेटस में फर्क आता है। अभी यहाँ पे स्टेटस की बात नहीं होगी, हीलिंग के लिए किसी के सामने हाथ ऐसे करो जाकर वो चपेगा, तो किस स्टेटस की बात करते। तो मैंने आज तक अपना यही कंसेप्ट रखा है कि हर एक पर्सन हीलिंग के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो। अब दूसरी ये जो बात कही कि किसी और को आपने हीलिंग दिया तो उसकी बीमारी आपके अंदर आ जाएगी, लाइक दैट, तो ये बीमारी उसकी आपके अंदर नहीं आती। आप इतने पहुंचे हुए नहीं हो। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस थे, वो इतना जुड़े हुए रहते थे लोगों से कि उसके भाई को अगर किसी, जैसे वो पिक्चरों में दिखाती ना जुड़वा भाई, कि अगर एक को मार पड़ी तो दूसरे को भी लगती है, लाइक दैट। तो उतनी एनर्जी फील्ड जहाँ पे वननेस है, बिल्कुल अलग नहीं हो, आप सेपरेट नहीं हो, तब कहीं जाके एक्सपीरियंस करोगे। बाकी ये हीलिंग वाली बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। आप हीलिंग कर ही नहीं रहे हो, आपके थ्रू हीलिंग हो रही है, तो हीलिंग करने वाला वो पावर, आप सिर्फ एक माध्यम हो। उसको जितनी जरूरत है वो पावर खुद हीलिंग देगा। लेकिन यहाँ पे गलती क्या होती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ सर्टिफिकेट टांगने के लिए हमें सर्टिफाइड हीलर, उसके लिए हीलिंग के कोर्सेज सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक ग्रुप आई थी, पूरी 25 लोगों की ग्रुप आई थी कि वी आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड हमें सबमिट करना है सर्टिफिकेट स्पिरिचुअलिटी का। तो हमें पता चला है कि आप लिफी सिखाते हो और आप सर्टिफिकेट देते हो। ऐसा भी होता है? मैं कहा वो सर्टिफिकेट का आप करोगे क्या? बोला हम सबमिट करेंगे। तो उससे क्या होगा? बोला शायद हमारे प्रमोशन में कुछ फर्क पड़े, क्योंकि हमने स्पिरिचुअलिटी का प्रेजेंट किया एविडेंस। मैंने कहा यहाँ पे तो सर्टिफिकेट वो मिलेगा नहीं, ये सर्टिफिकेट तो उनको मिलता है जो करते हैं, तो ऐसे वाले सर्टिफिकेट हम इशू नहीं करेंगे। तो अभी मान लो अगर आप माध्यम हो, आपके थ्रू हीलिंग हो रही है, तो जो भी उसकी परेशानी है वो एनर्जी उसका डिसाइड करेगी ना, हील करेगी। लेकिन अभी जो सीखा हुआ है उसने अपना हीलिंग किया नहीं, उसको हीलिंग की काफी जरूरत है। पावर ने आपके थ्रू काम करना शुरू किया, तो पहला पावर किसके अंदर उतरा? आपके। अब आप ही को जरूरत है, वो तो यहीं पे कब गया, सामने वाले तक कुछ पहुंचा नहीं, लेकिन उसको हीलिंग की जरूरत है, वो खींचेगा। तो उस खींचातानी में जो थकावट फील होती है, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया, उसकी बीमारी आप में आ गई। अगर आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है आपके लिए, आपके पूरी फैमिली के लिए, आपकी 7 पीढ़ियों के लिए, आप किसी को दान करो चलेगा। लेकिन अगर आप ही ओवरड्राफ्ट पे चल रहे हो तो आप किसको क्या चैरिटी कर पाओगे? ये भी कहा जाता है कि आपका हर किसी के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, योर फैमिली, योर स्पाउस, योर कजिन्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। शुरुआत आपसे। तो पहले जब आप खुद को ठीक करते हो, आप खुद के लिए एफर्ट करते हो, तो आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हो, जहाँ से एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ सेल्फ लव का। तो आजकल लोग मल्टीपल चीज़ें करते हैं सेल्फ लव को बूस्ट करने के लिए, बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो सेल्फ लव के असल मायने क्या है, और एक्चुअल में जो वर्दी इनफ है सेल्फ लव के लिए किया क्या जाए। अपने साथ बैठना शुरू करो, क्योंकि आप अपने से प्यार करते हो। शीतल, जाओगे देखोगे तो दिखावे का प्यार के लिए सब बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन अगर जब सेल्फ लव की बात आती है तो यही सिखाना चाहिए ना कि आप सेल्फ के साथ बैठो। वर्ड क्या है? सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने साथ। बैठे हो,
अगर प्यार करते तो बैठोगे, प्यार ही नहीं करते तो कहाँ बैठ। इससे नाम दे देते हैं जिम्मेदारियों का कि नहीं बैठ पाई थी, कि जिम्मेदारी थी। ये कौन सी जिम्मेदार, आस्क देम। अगर लोग ऐसे कहते ना कि यू ट्राई टू आस्क देम, कौन सी जिम्मेदारी की बात करते हो। वर्कलोड ज़्यादा हो गया, फैमिली के लिए टाइम देना पड़ा। मैं इस तरीके के एक्सक्यूजेस जो लोगों से सुने जाते हैं, फिर कहती खुद के लिए टाइम नहीं मिला। ये क्वेश्चंस मेरे से भी हुए क्लास में कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें ये नहीं होता। हाउस वाइफ जो घर में बैठी है, जो जॉब पे नहीं करती है, वो भी बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। उन्होंने कहा टाइम कैसे नहीं मिलता, एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। इतने सारे लोगों को आते हैं मिलने के लिए, उनको टाइम देती हूँ। वो मेरे घर पे खाना बनाने वाली नहीं है, घर में सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरी काम है वो एक मेड को दिया हुआ है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, एंड हाउ डू यू मैनेज इट? बिकॉज यू आर विलिंग टू डू इट। बात की विलिंगनेस की, अगर करना है तो आप करोगे, नहीं करना है तो आप नहीं करोगे। ना करने के लिए 100 एक्सक्यूजेज है, करने के लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना। मैं एक और चीज़ जब से सीखी हूँ जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड भी रही हूँ, आई थिंक एक वन ऑफ द इमेज स्टूडियोज आते कर रहे थे, तो तभी एक था कि इफ़ यू वांट समथिंग, अगर आपको कुछ चीज़ जेन्युइनली चाहिए, तो यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट एंड देन लीव इट टू इट, डू योर बेस्ट एंड लीव इट टू गॉड वाला सिस्टम, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ हमेशा से। और एक जो आपने एक स्टेटमेंट एक बार कहा था, एक हफ्ते वाला कप, और उसके लिए उतना डिटर्मिनेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि ये तो कैसे हो पाएगा, कि एंड फिर आप वो थॉट ही छोड़ देते हो तो वो छूट ही जाती है। बट इफ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट इन योर लिटिल कैपेसिटी, जितना आप कर सकते हो आप उसकी तरफ अग्रसर हो, आप काम कर रहे हो, एंड देन वो चीज़ें एक्चुअली हो जाती है। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये डिटर्मिनेशन, ये विल पावर जो आपके थ्रू हम तक पहुँचा है ना, हमें वो डेवलप हुआ है, आपने कैसे आ गया? क्रेडिट गोज टू माई फादर, बिकॉज मैंने अपने डैडी से एक ही बात सीखी थी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बचपन से। तो इन सब के पीछे कहाँ ना कहाँ पे आई बिलीव, एंड मुझे विश्वास है। यस। Having said that, एक और लगे काफ़ी नोट टेरिटरी है जिसके ऊपर लोग काफ़ी काफ़ी करें, दैट इज़ एंसेस्टर्स। टू अ सर्टन एक्सटेंट कुछ लोगों का ऐसा भी थॉट होता है कि क्योंकि उन्हें किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी तरीके की हीलिंग की ज़रूरत होती है। कई बार कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं कि कुछ एंसेस्टर्स की, बट दे डोंट रियली नो व्हाट टू डू अबाउट इट। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट एंड हाउ इट इज़? उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि दे आर इन नीड ऑफ हीलिंग, बिकॉज दे वांट टू लिबरेट, दे वांट टू मर्ज विद द डिविनिटी। और उन्हीं के किसी कारण से, या हम किसी ने उनको यहाँ में बांध के रखा है, फिर मोह के कारण बोलूँ या किसी और कारण बोलूँ, तो उनकी लिबरेशन नहीं हुई। एंड दे आर इन नीड ऑफ लिबरेशन, दे वांट टू गो टू द लाइट। तो दे आर वेटिंग कि हमारे फैमिली से कोई तो एक पर्सन जागे जो मेरे लिए आंकड़े। एंड हीलिंग वर्क्स ऑन दैट, especially after Reiki 2. So many participants have shared their experiences that जो विजुअल्स उनको पहले आते थे या उनको लगता था कि कोई मेरे आजू बाजू में है, तो जैसे ही उन्होंने अपनी हीलिंग स्टार्ट करी, जैसे ही फिर उन्होंने एंसेस्टर्स की हीलिंग स्टार्ट करी, तो उसके बाद में सब कुछ शांत होता था अपने आप से। तो दिस इटसेल्फ इज एन एविडेंस कि हीलिंग वर्क्स। एक और टर्म है जिसे क्लेयरवॉयंट कहते हैं, कि आपको चीज़ें फील होने लगती हैं, भविष्य की, फास्ट की, आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, आपको कुछ सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। इज इट ओके टू से कि जब आप रेकी पे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आप ज़्यादा कनेक्ट होते जाते हो, तो ये सारी चीज़ें नोइंगली अननोइंगली आपको दिखने और महसूस होने और समझ में आने लगती हैं? यस। And kinky is a very different feeling for a lot of people. तो how do they get comfortable with, क्योंकि उनके साथ क्या changes हो रहे हैं कई बार उन्हें कोई इतना पता नहीं होता है। So उस thought के साथ कैसे comfortable हों कि अब कई बार ऐसा तो नहीं तो मन का वहम होगा, but there could be a संकेत, that could be some message. तो वो वहम और मैसेज में डिफरेंस कैसे समझ पाए? जागो, सिंपल आंसर,
थोड़ा विस्तार थे कि जाके कैसे जब तब आपकी जितना को जानना चाहिए ना कि ये क्या है। आप जैसे इतनी सारी मॉड्यूलिटी सिखाते हैं जहाँ पे स्पेशली एक कोर्स सिखाया जाता है क्लियरेंस का। पोस्ट क्लियरेंस मतलब आपको सब दिखेगा, त्रिकाल दृष्टि जिसको बोलते हैं। आप तीनों काल देख सकते हो। आप तीनों काल देखने के लिए आपने जन्म लिया है कि आपने अपनी मुक्ति के लिए जन्म लिया है। ठीक है, फोकस ऑन वो। दैट्स व्हाई वन वर्ल्ड आई सेड जागो, क्योंकि ये ऐसा एक पावर है ना जिसमें लोग फिसल जल्दी जाते हैं। मुझे अभी सब दिखाई देता है, फिर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी, आप आओ मैं आपका भविष्य देख के बताऊँ आपके पास में ये सब हुआ था, फिर वो बिजनेस स्टार्ट करने तो उनके लिए ठीक है। बट इफ यू आर फोकस ऑन योर गोल दैट मेरा जन्म क्यों हुआ, इफ योर पर्पस इज क्लियर, ये सब बातों में आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे। पावर से देखा, एक्सपीरियंस किया, शार्प। सो अगर हम समराइज करें इस चीज़ को एक तरीके से तो ये कह सकते हैं कि अगर आपको हर लाइफ के एस्पेक्ट में ग्रो करना है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकल वेलबींग हो, देन रेकी इज द की टू इट। बिल्कुल, इट इज अ मास्टर की। समराइज की, या इट इज अ मास्टर की। इट इज नॉट लाइक दैट मैं सिखाती हूँ इसके लिए मैं इसको मास्टर की बोलती हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। इतने सालों से जिन लोगों ने सीखा है उनके एक्सपीरियंसेस सुन के तो बहुत नेचुरल कोई भी ये कहेगा कि यस इट इज मास्टर की। Reiki, I think, is one path towards my spiritual journey. It's been an immense help. From where I was to where I am have been an incredible journey which I cannot even define in my words. Today maybe I'm here to tell you one experience, two experience, three experience. But tell me how do you even count on my fingers when I have every day as an experience of Reiki. Every single day have been miraculous. पर्सनल रिलेशंस, प्रोफेशनल रिलेशंस, वो सब मतलब डिसीजंस लेने में मुझे इतनी हिचकिचाहट होती थी हर चीज़ के लिए, और कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत 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 उन सब में बहुत ड्रास्टिक फ़र्क है। इवन तो मेरी फैमिली भी जो मुझे मतलब सीधा बोलते थे कि भाई इससे तो बात करना ही बेकार है, और आज वो लोग मुझे बिठा के बोलते कि भाई तू हमें बता, गाइड कर, डिसीजंस बता कि कैसे क्या करना चाहिए। तो वो मुझे बहुत एक मेरे लिए रिस्पेक्टफुली अचीवमेंट है जो मुझे मेरे लाइफ में शायद वो मुझे मेरे पैसे से भी नहीं मिलती, ना किसी और चीज़ से मिलती। जो एक घर में खुद की इज्जत होना चाहिए, तो वो मुझे आज बहुत एक अच्छा लगता है कि वो चीज़ मिल रही है। मैंने बहुत सालों से शिव की पूजा की है, लेकिन रेकी के बाद जो मुझे प्रेजेंस फील हुई है शिव की, वो मतलब एकदम बता नहीं सकती हूँ वो मैं। Doctors has literally told me that I will be no more. I'm really thankful to Reiki Energies, to Reiki channels for everything. Now also I'm getting the goosebumps. I've gone to surgery, my uterus was out, and on the third day my platelet count goes for 2000, and at that time you can't survive. But I don't know which powers, which energies were helping me to survive. Doctors has told me, they have taken the signatures also from my husband that we think she'll be not more. I was so depressed. All the time I was feeling for going for suicides. It was so ridiculous. So some of my friends suggested me for the Reiki channels. It was fight with myself. So I went to Hina ma'am. I continued. After that I continued for Reiki 2 also. And there were some situations I got umbilical hernia, and it happened कि the situations were not in a good hand. See, जो umbilical hernia जब बताया था, जब मुझे डिटेक्ट हुआ था, तब मुझे बहुत पेन था, बहुत ज़्यादा। जब तक मैंने स्टार्ट किया 1 करते करते, धीरे धीरे जैसे मैं वो हील करते गई, उसका पेन बहुत गायब हो गया। आई कुडंट फील इट ओनली। एक इंजेक्शन देख के भी मैं बीपी जस्ट ऐसे एकदम लो हो जाता है, तो मुझे बहुत डर था मैं कैसे हैंडल करूँगी, या जो 9 मंथ्स में बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं वो मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो एनर्जी ने इतना हेल्प किया ना कि मेरे 9 मंथ्स कितने स्मूथ गए ना, मालूम भी नहीं पड़ा। नाउ 22 मई 2024 मैंने स्टूडियो ओपन किया, और पिलाटेस में मैं मतलब मेरा जो स्टूडियो है वो थाने में के रेडियस में सिर्फ एक अकेला स्टूडियो है। तो मेरा जो वो ड्रीम था 2016 का एक वो फुलफिल हुआ। ये तो बहुत बड़ा ड्रीम था, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये होगा और मुझसे होगा ये। उन बीच में मेरे एंगर्स इश्यूज़, मेरे रिलेशंस थोड़े अप डाउन चल रहे थे सबके साथ। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल करूँगा दोनों चीज़ें। फिर बीच में ऐसा लगा था कि नहीं होगा, बस करते 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 सब कुछ काम होने लगा।
और अंडरस्टैंड हो गया कि नहीं, इसको ऐसे आपको समझना है, और खुद ब खुद सब कुछ सॉर्ट आउट होने लगा। मेरा हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और मेरा जो फाइनेंसेस है, अचानक से सब कुछ अपलिफ्ट हुआ, और ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ एनर्जी वर्क्स।